बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, सिंध में सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जानिब मौक़िफ़ कुछ और अपनाती है, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कुछ और बताया जाता है और अगले दिन जाकर सूरत हाल कुछ और वाज़ेह होती है। तो इस सारी सूरत हाल में PDM की तहरीक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल कैसा है? दीगर सियासी जमातें उस किरदार को किस नज़र से देख रही हैं? और सिंध में क्या पुलिस पर सियासी असर और रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो वो किसकी जानिब से किया जा रहा है? सिंध में हुक्मरान जमात की जानिब से या सिंध में अपोजिशन जमात की जानिब से? इसी इशू पर बात करने के लिए PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तफ़ा कमाल साहब, हालिया इशू की बात कर लेते हैं जो मज़ार कायद पर वाक़या पेश आया, फिर उसके बाद गिरफ्तारी अमल में आई, फिर बयानात आए, फिर पुलिस अफसरान के रुखसत पर जाने की खबरें आई, फिर और बयानात आए और फिर अब दरखास्तें वापस ले ली गई। क्या समझते हैं कि सिंध में पुलिस को इस मामले में पॉलिटिसाइज किया गया, और अगर किया गया तो किस मामले में? गिरफ्तारी वाले या मुकदमे वाले मामले में या फिर उसके बाद वाले मामले में? और अगर किया गया तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से या फिर PTI की जानिब से? देखिए, सिंध में क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में पुलिस तो ऑलरेडी पॉलिटिसाइज्ड है और सिंध में तो वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड है और हर तरह से पीपल्स पार्टी ने अपना इन्फ्लुएंस रखा हुआ है, अपनी नौकरियां देने में अपना इन्फ्लुएंस रखा हुआ है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, और बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। सिंध में तो हुक्मरानी ही पुलिस के ज़रिए कर रही है पीपल्स पार्टी पिछले 12 सालों से और उससे पहले भी। और पाकिस्तान में बिलुमूम यही सारा एक मंजर है पुलिस के हवाले से। तो इवन कि PTI की गवर्नमेंट ने भी कोई डीपोलिटिसाइज नहीं कर रखा पुलिस को, पोलिटिसाइज ये पंजाब में पुलिस पोलिटिसाइज हुई हुई है। तो ये जो वाक़या है सारा अफसोसनाक वाक़या, तो मज़ार कायद वाला वाक़या नहीं होना चाहिए था, और अगर वो वाक़या हो भी गया था तो उसको कैप्टन सफदर साहब यहाँ पर मेहमान थे, लाहौर से आए हुए थे, पंजाब से आए हुए थे, तो कोई दूसरा तरीका इख्तियार किया जाता और कोई उसकी कोई ऐसी ऑफेंस भी नहीं थी कि जिस पे उनको बेल नहीं होती, तो कोई तरीक़ाकार और अपना कर जो है उसको अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाता कि आपने गलत किया और एमिकेबली इसको रिजॉल्व भी किया जाता। लेकिन नज़र ये नहीं आया। डेफिनेटली अभी चूंकि आर्मी चीफ ने इसकी इंक्वायरी का कह दिया है और 10 दिन में इसकी रिपोर्ट्स आएंगी, तो अब रिपोर्ट्स आने के बाद ये पता चलेगा कि भाई किसके एंड पे किस तरफ से किसकी बात सही है, क्या मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है। लेकिन जो भी एक पुलिस की तरफ से या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से जो एक मौक़िफ़ अपनाया गया कि बहुत ज़्यादा बेहुरमती हो गई है, पुलिस की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है, उनसे जो है वो एक गलत काम कराया गया है और सारी चीज़ें, या उन्होंने पुलिस ने रेजिस्ट किया और रेजिस्ट करने के बाद पता चला कि उनको जो है वो उनको जो ये लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग या IG साहब या बिलावल भुट्टो के, उनको किडनैप कर लिया गया या उनको उठा लिया गया, उनको ले आया गया और ज़बरदस्ती काम कराया गया। मैं समझता हूँ कि आज से पहले हजारों दफ़ा ये सारे काम इस सिंध में और कराची में हुए हैं और हुए होंगे और इसके बाद भी होंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो ये वाला काम था वो एक बहुत ही बासर शख्स के हवाले से था। डेफिनेटली कैप्टन सफदर साहब नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, मरियम नवाज साहिबा के जो है वो शौहर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की वो फिगर हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सिंध में उसकी सपोर्टिव है। तो IG ने जो भी उनसे कहा गया होगा, अगर कहा गया है, तो उस काम के करने में उन्होंने रेजिस्ट किया। ये रेजिस्टेंस और उसके बाद अगर उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, वल्लाह आलम ये गलत या सही है तो अभी 10 दिन के बाद पता चलेगी, लेकिन अगर उन्होंने ये रेजिस्ट किया है तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो ये रेजिस्टेंस किसी आम प्रोटोकॉल के बगैर नॉर्मल पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी के लिए भी जो कि मासूम हो, बेगुनाह हो, और उसको कोई कहे कि उसको उठा लाओ तो उसके ऊपर भी रेजिस्ट करके छुट्टी पे चले जाएंगे? या आज से पहले कभी रेजिस्ट किया पुलिस ने? उसके तो पूरे खानदान को उठा लिया जाएगा। आज से पहले, इससे पहले कभी कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आई, क्योंकि सारे जो लोग जिनके जेलें भरी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे बेगुनाह लोग हैं, बहुत सारे बेगुनाह लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में इसी कराची में मार दिए गए। आज तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आई पुलिस की तरफ से। लोगों ने बैजेस लगवाए हैं, मार मार के लोगों ने बैजेस लगवाए शहर में, लोगों ने अपनी प्रोमोशन ली है। तो
नहीं, मैं एंगल बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, मैं तो जो है वो बयान कर रहा हूं। अगर इसमें कोई एंगल नहीं है इसके अंदर, जो है वो बयान कर रहा हूं। अभी का मसला सिर्फ ये है कि एक बासर बिल्कुल, अच्छा मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि उनके साथ खुदा ना खास्ता जो है वो ज्यादती नहीं हुई होगी या हुई होगी, बिल्कुल ज्यादती, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, मेरा ये मानना है, मैं एक आम पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्या मुझे उस वक्त खुशी होगी कि जब मेरी पुलिस जो एक आम पाकिस्तानी के लिए जिसका कोई वाली वारिस ना हो और वो बेगुनाह हो और उसको भी पकड़ने के ऊपर भी ऐसी ही रेजिस्टेंस करे, जब मैं समझूंगा कि हाँ पाकिस्तान अब ठीक हो रहा है, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो एक बहुत ही अमीर और बहुत ही बासर आदमी को पकड़ने पे ऊपर रेजिस्टेंस है, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छा या कोई बड़ा ऐसा फेल है जिससे पर मैं इसको कहूं कि ये बहुत ही एक इनकलाब बर्पा हो गया इससे। मेरी ये राय जाती तौर पर। उस्मान भाई, आपने देखा पिछले दिनों एक आईजी थे जिसके हवाले से पूरी सबीना उनके खिलाफ थी और उनसे इख्तियारात भी ले लिए गए थे, उनके नीचे जो हमायती थे उनको भी साइड पे कर दिया गया था। तो उस वक़्त ये सारी जो आपकी ये जो खासकर सिंध की जो क़यादत है, ये उस वक़्त तो पुलिस के मामले में नहीं आई। उस वक़्त तो कोई नहीं आया, किसी ने आके नहीं ये कहा कि जनाब पुलिस के साथ ज़्यादती हो रही है, मदाखलत हो रही है पुलिस के काम में। तो उस वक़्त सब अच्छा था और अब सब गुनाह है। तो क्या पहले तो ये देखना होगा इससे फ़ायदा किसको हुआ है? देखिए, मैंने पहले ये बात अर्ज की कि भाई सिंध में तो पुलिस पहले ही बहुत पॉलिटिसाइज्ड है, ऑलरेडी बहुत पॉलिटिसाइज्ड है, तो उसकी कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत ही कानून की और की बड़ी हुक्मरानी चल रही थी और बड़ी बालादस्ती थी और कोई भी गलत काम नहीं हो रहा था। तो ये पहला गलत काम कैप्टन सफदर साहब वाला करवा लिया गया या किया गया, उसकी वजह से सारे मामला हुए। तो आपको पता है कि यहाँ पर आम आदमी थाने में जाने से डरता है, इवन कि जो कंप्लेनेंट होता है वही थाने में जाने से डरता है, कोई शरीफ आदमी थाने में जाने से डरता है। और हजारों केसेस हैं पुलिस की जो, और वो पॉलिटिकल लोगों के कहने पर पुलिस जो डेफिनेटली उनको कभी पनपने का मौका ही नहीं दिया गया, ऐसा है कि उनको बनाया ही नहीं गया। समझते हैं कि ऐसा है कि बाकायदा एक प्लानिंग की गई है, वाकया हो सकता है ये हो गया हो, इंक्वायरी हो रही है, उसमें सब आ जाएगा। लेकिन आप भी कह रहे हैं ऐसे वाकये इससे पहले हो चुके हैं, इससे बड़े वाकये भी हो चुके हैं। तो क्या ये बाकायदा किसी इदारे को बदनाम करने के लिए और अपना एक सियासी कद बढ़ाने के लिए क्या ये सब कुछ तो नहीं किया गया? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस वाली बात है शायद ये पहली दफा हुई हो, और यही तो मेरा सवाल है कि पहली दफा शायद किसी बहुत ही बाअसर शख्सियत को के खिलाफ कार्रवाई का कोई भी कह रहा हो, अगर कह रहा हो, कोई भी कह रहा हो, तो इसलिए जो है वो पुलिस रेजिस्ट करी थी। अगर यही कहना, यही कोई उनको किसी आम आदमी को उठाने के लिए कहता, FIR काटने के लिए कहता, तो वो एक की FIR का कहते उसके पूरे खानदान को बुक कर देते, बंद भी करते और ऐसी जगह डाल के छोड़ देते जहां पर पता भी नहीं चलता। दसियों ऐसे केसेस हैं। मेरा कहना यही है कि क्या ये सारा जो उसूल जागे हैं, ये क्या किसी आम आदमी के लिए भी ये उसूल जागेंगे? इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, PDM की तहरीक चल रही है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खास मखसूस किरदार क्या आपको दूसरी पार्टी से अलग दिखाई दे रहा है पिछले 1-2 दिनों में? देखिए, पाकिस्तान मैं पहले कह चुका हूं कि PDM की जो ये तहरीक है, मुझे इस बात की समझ में नहीं आती कि जब सब लोग और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के सरबराह कहते हैं कि ये सेलेक्टेड हुकूमत है, ये जाली हुकूमत है, इसको नहीं मानते, तो वो 1 घंटे में इस हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं कि वो सब मिलकर जो लोग हैं वो रिज़ाइन करें और 1 घंटे में हुकूमत गिर जाएगी। इतना वावेला मचाने की क्या ज़रूरत है, इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। आप अपना पब्लिक पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, आप एक तरफ से हुकूमत में रहने के मज़े ले रहे हैं जो कि सिंध हुकूमत आपके पास है, और आप सारे सिंध में कम से कम आप तमाम
चीजों के जिम्मेदार हैं, तमाम तबाही बर्बादी के जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो किस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट को एतराज कर सकती है, क्रिटिसाइज कर सकती है? 12 सालों से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो आज सिंध में कराची से कश्मीर तक तबाही बर्बादी फैली हुई है। कराची में पीने का पानी नहीं है, सीवरेज का निजाम नहीं है, नालों की सफाई नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, अस्पतालों में दवा नहीं है, लोग अपने बच्चे बेचने के पर तैयार हो गए, रोटी कपड़ा मकान नाम की कोई चीज नहीं है। ये सारी तबाही बर्बादी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में है। वो अभी तहरीक चला रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। तो मैं तो इसको बिल्कुल मुनाफिकत कहता हूं, मैं तो इसको बिल्कुल आंखों में धूल झोंकने की बात कहता हूं। अगर किसी का हिसाब लेना, अगर हाँ फेडरल गवर्नमेंट की मैं हिमायत नहीं कर रहा, बड़ी नाअहलियां उनकी, बहुत नाअहलियां हैं कि आज इन ऑपोजिशन की जमातों को यह मौका मिल गया है, और खासतौर पर पीपल्स पार्टी को यह मौका मिल गया, उनकी नाअहलियों की वजह से मौका मिल गया है। उनकी नाअहलियों की वजह से इदारों के ऊपर आज कराची में आके दू के मतलब जो कहा उस पर एक तकरीर होती है, लेकिन उसमें शामिल एक जमात ने तकरीर की, 10 जमातें जो उनकी जिनके लीडर वहाँ बैठे थे वो बिल्कुल उसमें खामोश रहे। किसी ने आज के दिन तक उसकी तरदीद या कोई ऐसी बात भी नहीं की या उसकी मुखालफत में नहीं बोले। क्या आप समझते हैं कि ये सारे लोग जो हैं, जितनी सियासी जमातें ऊपर बैठी थी, ये भी उस मौक़िफ़ की तायीदकारी हैं? और उर्दू स्पीकिंग जो है, जो हमारी कौमी ज़बान है, उसके लोग जो उसको बोलने वाले जो हैं, फिर क्या इन सियासी जमातों को बर्दाश्त करेंगे? तमाम पाकिस्तान बिलूम और ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों के लोगों की दिल आज़ारी हुई है। और मेरे पास पूरे पाकिस्तान भर से मैसेजेज हैं जो उर्दू स्पीकिंग नहीं भी हैं, उनके भी मैसेजेज हैं कि ये बहुत ही गलत बात की गई है, नामुनासिब बात की गई है। और इस पर जो है वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फजलुर रहमान साहब जो कि इस PDM के सरबराह हैं, मैंने उनको मुखातिब करके कहा है कि उनको जो जिस रहनुमा साहब ने ये वाली बात की है उनको माफ़ी मांगे, वो अपना और फजलुर रहमान साहब अपना एक वज़ाती बयान जारी करें और इनको लगाम दें, क्योंकि कराची में बहुत मुश्किल से अमन बहाल हुआ है। आज हम 4 सालों में हमने बड़ी कुर्बानी दी है इसकी। आज यहाँ पर बड़ी एथनिक हारमनी है, तमाम जुबानें बोलने वाले आपस में बिल्कुल एक होकर रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो तमाम इन चालों को समझते भी हैं, जानते भी हैं। और वो तमाम पिछले जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे जुबान की बुनियाद पर कराची वालों को लड़वाने के लिए, वो सब लड़ाइयां अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई हैं, लोगों को समझ में आ गई है। इसीलिए तो लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मैं उनकी इज्जत करता हूं, फजलुर रहमान साहब की, लेकिन उनको अपने इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों की इन तमाम साजिशों का, इस तमाम चीजों का जो जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उसका नोटिस लेना चाहिए और कोई वजाहती बयान इस हवाले से देना चाहिए। वरना ये अच्छी रवायत, अच्छी बात नहीं है। इससे मुल्क की सर्विस नहीं हो रही, इससे जो है वो मुल्क के हाकी हारमनी को नुकसान पहुंचेगा, और उनके जो भी इनका मौकिफ है उस मौकिफ को भी जो है वो नुकसान पहुंचेगा। और इनके पास कोई एजेंडा लोगों की बात नहीं की है इन्होंने सिर्फ हुकूमत गिराने की बात की कि भाई उसको गिराओ, हमें बना दो हुक्मरान। क्या करेंगे हुक्मरान बन के? इनके पास हुक्मरानी रह चुकी, आज तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए, आज तक इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं किया, आज तक एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं किया, आज तक हेल्थ रिफॉर्म नहीं किए, लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात वसाइल नीचे नहीं दिए, आज तक पुलिस रिफॉर्म नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। ये मुल्क रिफॉर्म्स के बगैर अब नहीं चल सकता। इन पार्टीज के पास रिफॉर्म्स का कोई एजेंडा नहीं है, इनका बस एक ही एजेंडा है कि इस एजेंडा भी नहीं है, नुक्ता नजर वाज़े नहीं है, रोड मैप नहीं है, सिर्फ एक मुतालिबा है कि हुकूमत को गिरा दिया जाए और हमें बिठा जाए। और कराची में जो उर्दू जुबान के बारे में बयान दिया गया उससे दिल आज़ारी हुई। मौलाना फजलुर रहमान को बतौर PDM सरबरा उसका एक वजाहती बयान जारी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इन्हीं पुलिस अफसरान के किरदार के हवाले से, और जो कल एक्शन लिया गया उसके बाद आज वो दरखास्तें वापस ले ली गई, इसके पीछे मुअम्मा क्या है? माजी में ऐसे कितने वाकयात हो चुके हैं, माजी में जो वाकयात हुए उस पर सिंध हुकूमत के एक्शन लेती रही, और IG सिंध जो माजी में थे उनके क्या बयानात थे? राना साहब क्या समझें कि क्या इख्तियार बहुत ज़्यादा हो गया या अभी भी इख्तियार नहीं है, वही रोना रो रहे हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं हम रुखसत पे चले जाएंगे? अब ये रुखसत के पीछे भी खबरें हैं कि पॉलिटिसाइज किया गया। पॉलिटिसाइज किसकी तरफ से किया गया? पीपल्स पार्टी PTI पे इल्ज़ाम लगा रही है, मुकदमा दर्ज कराने पर इन्होंने पॉलिटिसाइज किया है, वो उन पर लगा रहे हैं कि ये इन्होंने इख्तियारात सलब किए। लेकिन यासर मेरे पास बड़ी खबरें हैं इस पर
चूँकि अब इंक्वायरी शुरू हो गई है, हम कुछ बोलेंगे तो शायद किसी तरफ से कोई इतराज़ आ जाए, लेकिन मुझे एक बात तो बता दें, पहले हम बात कर लेते, क्या सिंध में पुलिस गैर सियासी है? क्या सिंध के अंदर तैनातियां गैर सियासी हो रही हैं? सिंध नहीं, मैं ये पंजाब में भी कहता हूं, मैं सारे सूबों में कहता हूं, लेकिन बात अब चूंकि सिंध की हो रही है ना, जरा सिंध की तरफ चलते हैं ना। मुझे बताएं, शाहिद खयात मरहूम जो हैं, उनके साथ क्या हुआ था सिंध में? जरा उठा के देख लें, जरा नाम गिनवाने लगेंगे, लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। ये आप जरा साबिक आईजी साहब जो हैं, आपको पता ना क्या होता था, कौन कितने दिन की छुट्टी पे चला जाता था, किसको जबरन भेज दिया जाता था, किससे काम रुकवा लिया जाता था। तो उस वक्त मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनको नजर नहीं आता था कि सिंध पुलिस जो है उसमें सियासी मुदाखलत नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, उनके वजीर क्या कह रहे हैं कि कबीना ने फैसला कर लिया। भाई पुलिस का फैसला कराची की या सिंध के अवाम को करने दें, ये वहां के अवाम को फैसला करने दें कि यहां पर जराइम बढ़ा है या कम हुआ है, उनको फैसला करने दें कि इसको तब्दील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर यही बुनियाद है जो सईद गनी साहब फरमा रहे थे कि जनाब क्राइम बढ़ गया, तो फिर इस दिन के दौर में जो मौजूदा आईजी हैं उनकी जरा और उनकी क्राइम की रेशो देख लें। राना साहब, वजह क्या है? पहले रुखसत पे जाना और फिर आज वो रुखसत की दरखास्त वापस ले लेना। पहली बात तो यह है कि क्या डिसिप्लिन फोर्स के अंदर ऐसा होता है? एक सवाल है मेरा, क्या डिसिप्लिन फोर्स जो होती है, पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है ना, क्या उसमें ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो फिर आ जाते हैं। फिर ये सब कुछ सियासी बुनियादों पर जब इन पे मुदाखलत होती थी, उस वक्त क्यों नहीं होता था? जब पहले ये सब कुछ हुआ था, उस वक्त अचानक ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ था? उस वक्त अहम क़यादत जो है उसमें क्यों नहीं बोली थी? मामला ये है कि चूंकि इंक्वायरी हो रही है, लेकिन हल्की सा मैं टच दे दूं, 3 मुलाकातें छुट्टी की दरखास्तें आने से पहले किस सियासतदान की किसके साथ हुई, किस रहनुमाओं की किन के साथ हुई, सर ये तो देख लिया जाए। चले, वजीर आला सिंध खामोश क्यों थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उठ के क्यों चले गए आईजी के सवाल पे? जब सवाल किया गया उठ के क्यों चले गए? और उसके ठीक 1 घंटे बाद, 1 घंटा होगा ना, ये 1 या 2 घंटे बाद अचानक वही वजीर आला बिलावल साहब के साथ बैठते हैं, तो उनका बिल्कुल स्टाइल तब्दील हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि हमें ये देखना होगा, हाँ हदूद से तजावज़ अगर किसी ने किया है तो बिल्कुल अदारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस पर करेंगे। लेकिन अगर किसी ने दारों को बदनाम करने के लिए, एक इतने से मामले को इतना बड़ा बनाने के लिए, और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत, जो आपने कल इंडियन अखबारात में आज भी देखा, टीवी चैनल्स पे देखा, क्या तो इसके पीछे कौन है? या सिर्फ ये देखना होगा। आखिर में मैं ये सिर्फ एक बात बिल्कुल क्लियर कह दूं कि यह अफसोस की बात है, बाइस शर्म बात है। मैं चाहूँगा कि हमारी स्क्रीन पर मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब का वो ख़त जो है वो भी दिखाया जाए कि उन्होंने मज़ार कायद की बेरहमती के हवाले से जो एक लेटर ख़त लिखा है, वो क्या है? मुस्तंसर हुसैन तारड़, आपको पता है ना कितना बड़ा नाम है, वो भी दिखाया जाए। और साथ में ये भी दिखाया जाए कि क्या पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता है कि मज़ार कायद पे आप शर्मिंदा ना हो, मज़ार कायद की बेरहमती पे आप शर्मिंदा ना हो, और एक सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर शर्मिंदा इसलिए हो कि आपको, आपके मकासद, आपको कुछ और चाहिए। और फिर ये सारे जो पुलिस अफसरान रात को जमा थे आईजी ऑफिस में, आईजी के घर में, तो ये भी जरा पूछना जाना चाहिए कि ये किस लिए, क्या आप पुलिस के अंदर वक्त देते हैं, थोड़ा सा वक्त देते हैं, तहकीकात हो लेने दें। तहकीकात होने के बाद, जिस दिन तहकीकात हो जाएंगी, रिपोर्ट आएगी, उससे पहले मैं एक कागज लिख के आपको पकड़ा दूंगा कि कौन किससे मिला था, तो जरूर आप वो कागज दिखाइए। तहकीकात के बाद फिर उसके मंदरजात पे बात करेंगे, और वाकई करार, वाकई सजा मिलनी चाहिए जो उसमें मुलव्वस था, जिसने इदारों को बदनाम किया, या फिर अगर किसी ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया। तहकीकात के बाद फिर उसके मंदरजात पे बात करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महंगाई के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? इजलास होते हैं, वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस भी लिया जाता है, बहुत सी जगहों पे छापे भी मारे जाते हैं, कंट्रोल प्राइस कमेटीज़ को भी हिदायत दी जाती हैं, और माफिया का भी तयन कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद रेट्स में फ्लक्चुएशन जो है वो बरकरार रहती है।
इस पर अपोजिशन भी अब आहिस्ता आहिस्ता वावेला मचाना शुरू हो चुकी है। ये महंगाई कंट्रोल कब होगी, इस पे इकदामात क्या किए जा रहे हैं, पंजाब हुकूमत क्या सोच रही है, वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है, इसी पर बात करने के लिए वजीर तवानाई पंजाब अख्तर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से बयानात भी हैं, इकदामात भी देखने को मिलते हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इसकी बुनियादी वजह क्या है? वो कौन सी रुकावटें हैं जिसका सामना करने से पंजाब हुकूमत कतरा रही है, या उस पर इकदामात उठाने में अभी वक्त लगेगा? देखें जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नो डाउट बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है महंगाई का आज के दौर में, और मैं आपको ये भी याद कराता चलूँ कि ये जो साल है ये नॉर्मल ईयर नहीं है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया क्राइसिस में थी, और जिन चीज़ों पे जैसे गंदम की पैदावार होनी थी या दूसरे मुल्कों में होनी थी, या जो बार बरदारी के जब मौसम होता है तो उस वक्त कोरोना का बड़ा अरूज था। मैं समझता हूँ एक तो उसका इम्पैक्ट आया है। दूसरी बात रह गई ये कि जो पाकिस्तान में आप देखें, और ख़ास तौर पर पंजाब की मैं बात करूँ, कि पंजाब की तारीख में इतनी बड़ी प्रोक्योरमेंट पहले 10 साल की तारीख में नहीं हुई थी जो इस दफ़ा हमने की है। प्रोक्योरमेंट का इशू नहीं था। आप पंजाब यहाँ से फीड करता है KPK को, फीड करता है इस्लामाबाद को, फीड करता है गिलगित बल्तिस्तान को, इवन बलूचिस्तान और सिंध भी जाती है। सिंध वालों ने इस दफ़ा गंदम बड़ी लेट रिलीज़ करने का फैसला किया है। अभी कल परसों इन्होंने फैसला किया कि गंदम वो रिलीज़ उन्होंने शुरू की है। उससे पहले पंजाब से रिलीज़ होती रही हैं, और पंजाब और बाकी सूबों का बॉर्डर कोई दीवार तो नहीं खड़ी हुई, ये पंजाब से ही सारे सूबों में गंदम जाती है। दूसरी जो मेन चीज़ मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि पंजाब ने जब गंदम खरीदी तो हमने 1400 पे खरीदी और 1475 पे मिलों को दे रहे हैं। अब कई लोगों ने यहाँ से गंदम स्मगलिंग जब KPK और इधर उधर से जाती है, आगे बॉर्डर भी क्रॉस करती है, वो कोई आज पहली दफ़ा नहीं हो रही, पहले भी होती है। इस दफ़ा एक तो कोरोना की वजह से फसलें बार बरदारी में उसमें थोड़ी बहुत रुकावट आई। दूसरी रह गई कि जो बारिशें मौसमी हालात के मुताबिक नहीं हो सकी थी, उसमें आपकी बर्दाश्त भी कम हुई, गंदम की पैदावार भी कम हुई। इनको मद्देनज़र रखते हुए आप देखें कि चीनी के जो मामलात हैं, वो मैं आप चीनी पे बाद में आता हूँ, हमने इन्हीं को देखते हुए गंदम इंपोर्ट की है। 29 लाख टन गंदम का हमारा एग्रीमेंट हो गया, उसमें से 5 लाख टन के करीब पहुँच भी गई है। मलिक साहब, आपने जो बातें की इसमें हकीकत है, कोई शक नहीं। गंदम आपने पंजाब में पहले से जितनी पहले गंदम होती थी वही उससे ज़्यादा आप लोगों ने गंदम खरीदी, स्टोर की, ये सारा कुछ हो गया। आपके जो मुज़रा हैं उन्होंने बड़े बयानात भी दिए, सारा कुछ हो गया। गंदम गई कहाँ? चलें, सिंध भी चलेगी, बलूचिस्तान भी चलेगी, KPK भी चलेगी, गिलगित बल्तिस्तान भी चलेगी। आपके पंजाब में गंदम कहाँ गई? मिल्स को आपने कोटा पूरा दे दिया, कोटा पूरा देने के बावजूद गंदम वो आटा क्यों नहीं मिला? इसका जवाब दे दें। नहीं, आप पर्टिकुलर कोई साइट मेंशन करें कि यहाँ पर आटा नहीं है। आप मुझे चले, अगर आटा मौजूद है, अच्छा माजरा से, आटा अगर मौजूद है तो ये सहूलत बाजारों में ट्रक क्यों खड़े किए हैं? अगर आटा मौजूद था तो फिर सहूलत बाजारों में ट्रक क्यों खड़े किए? मैं आपको जी मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जो सिंध ने रिलीजेज लेट शुरू किए हैं, पिछले साल तो उन्होंने प्रोक्योरमेंट की नहीं थी, इस दफ़ा उन्होंने की है। और KPK ने जो 8 लाख 7 लाख टन खरीदनी थी तो 35,000 टन सारी उन्होंने वो खरीदी है। तो ये चीज़ें हैं, और एक पैदावार थोड़ी हुई है, दूसरी पोरस बॉर्डर है, पंजाब सील नहीं कर सकता चीज़ें। अब इस्लामाबाद और KPK और इनको हम जो हमने खरीदी हुई है 1475 पर दे रहे हैं। जो मिलों का कोटा था वो पहले से थोड़ा सा इन 2-3 महीनों में हमने कम रखा है, वो भी अब पिछले साल के मुताबिक हमने तमाम मिलों का कोटा भी बराबर कर दिया है। यहाँ से मिलों वाले गंदम पीसने की बजाय गंदम ही बाहर बेच देते थे, उन पे भी चेक सख्त कर दिया है। अब सहूलत बाजार हमने मेरी सुने, सहूलत बाजार जो हमने बनाए हैं पूरे सूबे में, उनका देखें आपको 1-2 दिन में उनका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। एक हमारे पास बेंचमार्क हो जाएगा कि गंदम के हवाले से, लेकिन आप दूसरे अशियाए खुर्दोश की कीमतों को देखिए जो
काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। कोरोना का एक असर तो उन पे होगा, लेकिन आप ये देखिए कि रोजाना की बुनियाद पे जिनमें इजाफा होता जा रहा है, मजीद वज़ीर आज़म नोटिस ले रहे हैं। अगर ऑपोजिशन की ये जो तहरीक चल रही है वो मुतनाज़े बयानात देने की बजाय अपना बयानिया ये कर ले कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, जो हुकूमत भी एतराफ़ कर रही है, तो फिर क्या समझते नहीं है मुश्किल हो जाएगी आपके लिए? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि ये तो अपोजिशन किसी और के एजेंडे पे चल रही है। ये मैं जो इनका बयानिया है वो तो मुल्क दुश्मन अनासर वाला एजेंडा है, जिन्होंने कौमी इदारों पर यलगार की हुई है और मुल्क की बुनियादें और चूल्हे हिलाने के चक्कर में है। मैं तो उसकी बड़ी पुरजोर मजम्मत करता हूं। महंगाई का इशू है, हम मानते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे इन 2-4 दिनों में, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर का विजिट किया और 1 पॉइंट एजेंडा था महंगाई के लिए, और वो सारी चीज़ें हमने अब डिस्ट्रिक्ट्स में उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। जब सहूलत बाजार है, मैंने पिछले हफ्ते 2 दिन मैं वहाँ मुल्तान में रहा हूँ, हमारी तमाम मिनिस्टर्स की उन्होंने सीएम साहब ने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि आप वहाँ 2 दिन इनको प्राइस कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल को चेक करेंगे, और दूसरा सहूलत बाजार का विजिट करेंगे। और हज़ारों की तादाद में ये सहूलत बाजार बन गए हैं और कंजेस्टेड एरियाज में है। देहातों में शायद गंदम का इतना इशू नहीं होता, शहरों में होता है, आटे का भी होता है। ये सब्जियां क्यों नहीं सस्ती हो रही? जी देखें सब्जियां मार्केट के मुताबिक इनकी प्राइसेस आती हैं। एक मार्केट में अगर देखें कई दफ़ा ऐसा होता है कि आलू लोग खेतों में उनको हल चलाने पड़ जाते हैं कि एक्सेस होती है और वो लोग खरीदने वाले नहीं होते। ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से है। और जो रेट्स मंडियों में है, गवर्नमेंट यही कर सकती है कि जो मंडी ऑक्शंस होती हैं, उन ऑक्शंस के मुताबिक जितना उनका मुनासिब प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट पे प्राइस कंट्रोल कमेटियों का एंड कंज्यूमर तक वहां पहुंच सके। हमें देखने में नहीं आ रहा। मंडियों का जो मैकेनिज्म है, मलिक साहब कब खुशखबरी दे रहे हैं इस कौम के लिए? खुशखबरी क्या दे रहे हैं? पूरी पाकिस्तानी कौम आपको सुन रही है, पूरी दुनिया में देखे जा रहा है। ये बता दें महंगाई कब तक खत्म हो जाएगी? आखिरी सवाल का जवाब दे दें, कब तक मजीद हम एक और वादा कब तक सोच लेंगे जो पूरा हो जाए? देखें जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो चीनी है 140 रुपए किलो जरदारी की गवर्नमेंट में बिकी है, आपके रिकॉर्ड पे होगा। 120-30 रुपए पे ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी चीनी बिकी है। ये जो महंगाई टमाटर है ये 300 रुपए किलो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में बिका है। और ये डिमांड और सप्लाई के मुताबिक है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मंडियों में प्राइसेस हैं, इंशाअल्लाह उनकी जो एंड कंज्यूमर तक जो रीजनेबल प्रॉफिट है, उनके कन्वेंस का खर्चा है या जो और खर्चे आते हैं, वो निकाल कर जो मंडी का रेट है उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमने ये सहूलत बाजार भी बनाया है। और तमाम काबीना के मिनिस्टर्स को हमने ये मंडियों वाला रेट अगर अप्लाई हो जाए तो बहुत हद तक अवाम को सहूलत मिल सकती है, अवाम को सुख का सांस मिल सकता है। ये मंडियों वाला रेट ही, जो सरकारी रेट है, उसे ही आप लागू कर दें, उस पे 2-3 रुपए इजाफी कमा लें, वही अवाम के लिए बेहतरी का सबब बन सकता है। बहुत शुक्रिया अख्तर मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी इशू पे मजीद भी बात करेंगे कि आटा मार्केट से गायब क्यों हुआ है, उसके रेट में इतना इजाफा क्यों हुआ है, फ्लोर मिल्स वाले ये क्यों कहते हैं कि इमदादी रकम मुतय्यन नहीं की गई जिसकी वजह से इसके रेट में इजाफा है, इसके पीछे हकाइक क्या है, हुकूमत कौन से हकाइक तक पहुंच चुकी है, और हमने अपनी तज्जियाती रिपोर्ट्स में कौन से हकाइक सामने लाने की कोशिश की है। राना साहब क्या कहेंगे कि हुकूमत को तहकीकात के नतीजे में क्या कोई हकाइक सामने आ सके हैं, मिल सके हैं, तज्जिया वो कर सकी है, उसका तदारुक होगा या फिर ये तदारुक नहीं होने वाला, इसके पीछे माफिया बहुत बड़ा? देखिए, नहीं, इसके पीछे तदारुक होगा। जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो मेरे पास भी, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, हुआ क्या है जी, गंदम दी गई, फ्लोर्स मिल्स वालों को दी गई। उन्होंने क्या किया कि ये बाकायदा रिपोर्ट है कि उन्होंने क्या किया, 40% गंदम जो है उसका तो आटा तैयार हो गया, बाकी 60% गंदम बेच दी गई, यानी 1475 रुपए लेकर 2300 रुपए बेच दी गई। अब कितना फर्क रहा यासर, ये देखें ना, 1475 आप लेते हैं, 2300 रुपए आप बेचते हैं, स्मगलिंग करके आपने बाहर बेच दी। उसके बाद क्या किया इन्होंने, ऐसी सैकड़ों फ्लोर्स मिले थी जो कागजात के अंदर चल रही हैं, जिनको कोटा मिल रहा है, लेकिन हकीकत में वो एक भी आटे का थैला तैयार नहीं करती, वो भी ले लिया गया, उनको भी लेकर इसी तरीके से आगे फरोख्त कर दी गई। और फिर एक बहरान पैदा किया गया कि जनाब आटा नहीं है। आटा तो मौजूद था, अगर उसमें हुआ क्या, अब हुकूमत कहती है कि हमने चेक किया। जो चेक करने जा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, मुझे बताएं, अगर उसको उस
2300 रुपये की जो बेची है उसमें से 300 रुपये सरकारी मुलाजमीन को जनाब रिश्वत दे दी जाती थी। उसके बावजूद वो जो है 500 रुपये 525 रुपये उन्हें बच जाते थे। अब सरकारी मुलाजमीन भी हैप्पी, जनाब मिल मालिक भी हैप्पी, और स्मगल भी हो रही है। हक जलील कौन हो गई? तोहमत किस पे लग गई? हुकूमत पे लग गई। हुकूमती मशीनरी नाकाम क्यों हो गई? कि जनाब हुकूमती मशीनरी जाती है, वो अपने हिस्से का फी मन के हिसाब से पैसे लेती है, उनको भी अच्छे खासे पैसे मिल गए, उनको भी पैसे मिल गए। ये सब कुछ हो रहा था। और इसके साथ साथ आपको बताऊँ, ये जो हम कह रहे हैं ना आटे के बाद सब्जियां क्यों महंगी हैं, यासर इतना बड़ा माफिया काम कर रहा है। किसान को फसल की काश्त से पहले बारी रकूम दे दी जाती हैं कि जनाब आपकी फसल जो तैयार होगी ये हमारे पास रहेगी, आप मंडी में जाके नहीं बेचेंगे। ये तो आड़तीये नहीं करते जी, आड़तीये नहीं करते। ये बिल्कुल आड़तीये भी करते हैं और एक माफिया भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। अब आपकी एक फसल है, आपकी वक्त से पहले फसल खरीद ली जाती है, उसके बाद आपका माल उठाया जाता है, स्टोर कर ली जाती है, या आपका माल उठाने से पहले एक प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है, जनाब ये सब्जी इतनी महंगी होगी, नायाब हो गई, फला जगह चलेगी। फिर वो उठा के माफिया लाता है। किसान की डायरेक्ट मंडियों तक रसाई नहीं है, एक माफिया की रसाई है। माफिया आड़ती मिलकर बेचते हैं और इस वजह से अवाम जो है वो लुटती है। चले राना साहब, एक आखिरी बात कि जिस तरीके से गंदम रिलीज की जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से, अख्तर मलिक साहब कहते हैं प्रीक्योरमेंट हमने 10 साल माजी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा की है। अब ये इन्होंने 16,000 से 20,000 और 20 से 25,000 भी डेली करने के इनके फैसले जो सामने आ रहे हैं, तो अगर ये डेली बेसिस पे इतनी रिलीज होगी तो पूरी किस तरीके से करेंगे? देखिए, पूरी रिलीज होगी, पूरी भी कर लेंगे, ये बाहर से मंगवा लिया गंदम सारा हो जाएगा। लेकिन क्या वो मिल मालिक जो है वो जो गंदम उससे देंगे ये कोटा बढ़ा के, क्या उसका आटा मार्केट में आएगा? ये बड़ा सवालिया निशान है। सवालिया निशान है। इसको अगर हुकूमत हल कर गई, अगर इसको चेक करने वाले माफिया जो है उनको करप्शन से पाक कर लिया गया, तो फिर तो आटा सस्ता भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। नहीं तो फिर क्या होगा? मजीद आटा महंगा होगा। और हुकूमत की काविशें तो चल रही हैं, इकदाम तो चल रहे हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हुकूमत के ये इकदाम हद तक सूदमंद रहे, अवाम को कितना फायदा हुआ। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ के बाद एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम की तहरीक में पाकिस्तान के अहम कौमी इदारों के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं। इन बयानात से एक तरफ तो भारत में खबरें बन रही हैं और पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से बगावत हो रही है। दूसरी जानिब वो शोहदा की फैमिलीज़ जिन्होंने अपने प्यारों को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बान कर दिया और इस धरती पर आंच नहीं आने दी, उनमें भी गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। एक तरफ सियासी जमातों के जो कायदीन हैं वो इस इजहार को जमहूरियत का हुस्न कहते हैं, तो दूसरी जानिब एक और भी बयानिया है। इसी इशू पर बात करने के लिए दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, पीडीएम के जलसों में अपनाया जाने वाला मौक़िफ़ गद्दारी के पर्चे हो गए, इश्तियाल अंगेज तकारीर हो गई, क्या आप ये सब इजहार को सियासी जमातों के मौक़िफ़ के मुताबिक वाकई जमहूरियत का हुस्न समझते हैं, या फिर ये पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर है और पाकिस्तान को साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? जी देखें, कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी अबूर नहीं की जाती। वो पूरी दुनिया में इसका रवाज है, चाहे जितने मर्जी सियासी मुखासमत हो, आपकी आपस में जितना भी दंगल चल रहा हो, तो आप कभी भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करते। स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो कंट्रोवर्शियल हो, चाहे वो जुडिशरी हो, नैब हो, इलेक्शन कमीशन हो, फोर्सेस हों। तो ये तो आपने देखा कि यहाँ तो शुरू वहाँ से काम हुआ है। दूसरा, जो ज़्यादा सेंसिटिव मामले हैं, जैसे भी कराची वाला हुआ, उसमें जब ये ऑर्डर हो गया कि 2 इंक्वायरियाँ हो रही हैं, एक वज़ीर आला ने कहा है इंक्वायरी का हुक्म दिया है, एक आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है, तो जब इंक्वायरी का हुक्म हो जाता है उसके बाद तो खामोशी इख्तियार की जाती है और देखा जाता है कि भी जब इंक्वायरी का जो आउटकम है वो क्या होगा। लेकिन 2-4 चीज़ें मेरा ख्याल है इंक्वायरी वाले ज़रूर इस पर गौर करेंगे। पहली बात यह है कि इस पूरे एपिसोड का फायदा किसको पहुंचा है और अंडर प्रेशर कौन आया है, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या जिनको फायदा पहुंचा है ये उनका कोई काम था, या जो अंडर प्रेशर आया उनकी तरफ से कोई गलती हुई है? दोनों का एहतमाल मौजूद है, इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। उसके बाद आप इस बात पे गौर कीजिए, आपके नाज़रीन भी ये देख सकते हैं कि हमारी सियासत में क्या ऐसी चीज है जो नामुमकिन है। मतलब कितनी हम चालबाजियां, चालाकियां, झूठ और क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या कुछ नहीं हुआ पहले।
तो लिहाजा ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए, ये सवाल भी जब आप साफ ज़रा करेंगे तो वो पता लगाएंगे। तीसरी बात कि हमारे जो सूबाई इदारे हैं और कुछ वफाकी इदारे भी हैं वो कितने ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड हैं। भर्तियाँ सियासी बुनियाद पर, प्रमोशन सियासी बुनियाद पर, तबादले सियासी बुनियाद पर, तो वो फिर सियासतदानों के आगे क्या उनकी हैसियत है और वो क्या अपना मकाम रखते हैं। हाँ, मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि कोई भी अगर इदारा हो, चाहे सूबाई हो चाहे सेंट्रल हो, इस बात का इम्कान मौजूद रहता है कि कोई इंडिविजुअल कोई हद अबूर कर जाए या कोई गलती कर जाए या जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर जाए। इन्हीं तमाम बातों के लिए जिनका मैंने अहाता किया है, इंक्वायरियाँ हो रही हैं, इनको इंक्वायरी को होने दीजिए, उनकी फाइंडिंग्स आने दीजिए। उस वक्त तक मेरा ख्याल है हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, मुंह बंद रखने चाहिए, खासकर जब ये कि मुखासमत बढ़ाने वाली बात कतल नहीं करनी चाहिए कि ये क्या हो गया, वफाक और सूबे के दरमियान तसादम हो गया। और इस तरीके से जैसे अभी आ रहे हैं, एक दो से आपने नोट किया होगा कि पीपल्स पार्टी तो पीछे हट गई है, जी जी, जो मुझे नजर आ रहा है। उन्होंने कंट्रोवर्शियल बात करनी बंद कर दी, वो भी प्योरली पॉलिटिकल मैदान में चले गए, जो कि ठीक है। वो महंगाई की बात कर रहे हैं, वो लॉ और ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मौलाना साहब और नून के कुछ लोग जो कि बयानियों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत खतरनाक है। मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके देखें कि ये आप क्या कर रहे हैं, हालात का जायजा लें। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि शरीफ खानदान से बड़ा हाथ हो चुका है। जैसा कि जनरल साहब भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ पे कुछ तब्दीली ले आई है और उसने आवाम के इशूज़ पे बात करना शुरू कर दी है बसूरत दीगर कि वो मुतनाज़े बयानात दे जिससे उनकी तहरीक भी सबूताज हो। तो राना साहब, क्या सूरत हाल है आने वाले दिनों में? जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतरीन खेल खेल रहे हैं, तो हाथ किस तरीके से हुआ है और उस पर नाराजगी किसकी जानिब से हुई, किसको कहा गया, किसके कहने पे कहा गया? देखिए, सबसे बता दूं मैं कि वो जिससे एक वो है ना कि टुटकी तरक करके ये हो गया हुआ है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, ये हो गया है। अब सिर्फ एक जिसे क्या शर्मिंदगी दूर करने के लिए खड़े हैं साथ साथ। मोहतरमा मरियम साहिबा ने कल एक ट्वीट किया था, आपने वो ट्वीट सुना होगा, पढ़ा होगा। उस ट्वीट में किसी जगह उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि गुड बिलावल, किसी जगह जिक्र नहीं किया उन्होंने, किसी जगह जिक्र नहीं किया कि जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि जब इन्वेस्टिगेशन का ऐलान कर दिया जाता है, जब कह दिया जाता है कि इस पर नोटिस ले लिया और सारी सूरत हाल बाहर है, किसी जगह उन्होंने कहा। जनाब मोहतरम मरियम साहिबा ने कल बिलावल की तकरीर, बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आर्मी चीफ साहब का एक्शन लेना, बिलावल का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISI और आर्मी चीफ साहब को यह कहना कि आप जनाब इस पर नोटिस लें, और उसके बाद एक जो हैंड आउट जारी होता है बिलावल हाउस की तरफ से, खासकर जिसमें वो आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं बिलावल साहब कि आपका शुक्रिया कि आपने जनाब इस पे एक्शन लिया, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस पर मोहतरमा बड़ी सख्त नाराज़ होती हैं। फिर वो नाराज़गी का इजहार जो है बिलावल तक पहुंचाया जाता है, कहा जाता है कि जनाब आप ये किस बयानिए पे चले गए हैं, हम तो इनके खिलाफ जा रहे हैं और आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप उनसे इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। तो उस पर मरियम सख्त नाराज़ होती हैं। सख्त नाराज़ होने के बाद, ये आपको मैं सदका बात कह रहा हूँ, मरियम अपने करीबी हलकों को कहती हैं कि पीपल्स पार्टी हमसे हाथ कर गई, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं कि हमसे हाथ करेंगी। तो इनके करीबी लोग कहते हैं जी अभी वक्त नहीं है, अभी हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, अभी इनको साथ ही रखना चाहिए। तो वो कहते हैं जी साथ रख के एंड टाइम पे आके ये हमसे फिर हाथ काट जाएंगे, ये इस्तीफे भी नहीं देंगे, ये बात होती है। अच्छा। ये इस्तीफे भी नहीं देंगे। फिर ये इनके जो एक बड़े करीबी साथी हैं, जिनका बहुत करीबी, जो किसी वक्त चाहते थे कि रज़ा रबानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए लाया जाए, जिनकी आवाज़, उनकी तरफ से भी ये पैगाम पहुंचता है, पैगाम पहुंचा दिया गया है पीपल्स पार्टी को कि जनाब हमें क्लियर करें और आप हमारे बयानिए के साथ हैं कि नहीं। और इन्हें यह क्लियर कर दिया गया है कि वो इनके बयानिए के साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी आइनी हदूद में रह के जंग लड़ेगी, अपने इदारों का एहतराम करेगी, और वो महंगाई के खिलाफ बाहर आएगी, वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बाहर आएगी, लेकिन वो किसी इदारों के खिलाफ बात करने वालों का साथ नहीं देगी। यानी ये कल भी हमने तारिक फजल चौधरी साहब से ये पूछा था कि आपका ये जो इत्तेहाद है आपके साथ तो हाथ कर गई, आप तो मुरव्वत के मारे लगता है इकरार नहीं कर रहे, तो उन्होंने तो कल तरदीद कर दी थी। लेकिन हकाइक जो है, अंदरूनी इत्तलात जो है, उसके मुताबिक तो यही है कि हाथ हो चुका हुआ। देखिए हाथ हो चुका है ना। मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, बड़ी सीधी सी बात है, क्या मरियम साहिबा का बिलावल की तकरीर पे कोई ट्वीट है? नहीं है। क्या उनकी तकरीर पे कोई बात है? चले देखते, बहन भाई हैं, इतना करीबी इनका इत्तेहाद है, इतना करीबी वो कह रहे हैं,
तो उस पर कोई है नहीं है ना, तो फिर इससे क्लियर हो गया वो उनका बयानिया क्या है। और कल मोहतरम बड़े मियाँ साहब ने जो लंदन में बयानिया दिया था वो भी बयानिया देख लें, और उसके बारक साहब बिलावल। चले देखते हैं मुरव्वत के मारे कब तक ये इत्तेहाद बरकरार रहता है, आगे चल के कौन से हाथ करता है ये भी अब वक्त ही बताएगा। लेकिन फिल वक्त तो यही लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया दीगर जमातों से कुछ हद तक मुख्तलिफ हो चुका है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।